नमस्कार। आज के इस वेब संवाद में मेरे सभी किसान मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है विभिन्न देशों में अंगूर निर्यात के लिए गुणवत्ता की आवश्यकता। मैं निरीक्षा, जमखंडी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी और किसान संवाद की ओर से आज के स्पीकर श्री सतीश केड़कर जी का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी। और अब मैं उनसे विनती करूँगी कि वे अपने प्रेजेंटेशन का शुरुआत करें। धन्यवाद। अंगूर की खेती करने वाले मेरे किसान दोस्तों और अंगूर की निर्यात के क्षेत्र में काम करने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। कभी मैंने सोचा नहीं था कि आपके साथ इस माध्यम से बात हो सकती है, लेकिन ये हो सका है किसान संवाद और जमखंडी हॉर्टिकल्चर और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की वजह से। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और हम सब उनके आभारी होने चाहिए कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे पास वो लेके आ रहे हैं और एक्सपर्ट लोगों से लेके आ रहे हैं। हम सब उनके बहुत आभारी होने चाहिए और मैं तो खुद बहुत आभारी हूँ उनका। तो शुरू करते हैं आज का वेबिनार, जिसका विषय है निर्यात के लिए द्राक्ष की गुणवत्ता। मैं मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझसे। सर, शेयर स्क्रीनिंग में कोई तकलीफ आ रही है? हाँ, मैं फिर से अभी आ गया जी। तो दोस्तों, आज का विषय है ग्रेप एक्सपोर्ट और उसके लिए क्वालिटी की क्या क्या, गुणवत्ता की क्या क्या जरूरतें होती है। मैं पिछले 27 साल से ये क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 1992 में मैंने शुरू किया और मेरा नाम है सतीश केलकर। कल्पतरु एक्सपोर्ट मेरी कंपनी है, कल्पतरु एक्सपोर्ट से, लेकिन हम खुद एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते। हम तो काम करते हैं एक यूके की कंपनी का, जो कि इंपोर्टर है। यूके की जो बड़े इंपोर्टर उनमें से एक है, वो ग्रेप इंपोर्ट करते हैं और सुपरमार्केट को सप्लाई करते हैं। तो मैं उनका काम करता हूँ और पिछले 27 साल से ये क्षेत्र में काम करता हूँ। तो मैं जो मैंने पिछले 27 साल में सीखा है वो थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ग्रेप एक्सपोर्ट्स का जो बिजनेस है वो कैसे चलता है वो पहले देखेंगे हम। आज का एजेंडा है कि अंगूर निर्यात कब करें, कहाँ करें और कैसे करें, उसमें संदेह क्या है और तकलीफें क्या है, गुणवत्ता के मानक क्या है, और अच्छे अंगूर बनाने की कुछ टिप्स भी बाद में आपको मैं दे पाऊंगा। तो अंगूर का जो ये बिजनेस है वो शुरू होता है पहले अपने फार्म से। अगर फार्मर अच्छे ग्रेप्स प्रोड्यूस करेगा भी वो एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो फार्मर अच्छे ग्रेप प्रोड्यूस करेगा तो एक्सपोर्टर है उनसे खरीद लेगा, हार्वेस्ट करेगा, पैक हाउस में लेके आएगा। पैक हाउस में आने के बाद उसमें क्लीनिंग का काम होता है, जिसे निटिंग बोलते हैं। क्लीनिंग होगा, कटिंग होगा, फिर पैकिंग होगा, प्रॉपर पैकिंग, डिफरेंट पैक टाइप में पैक होगा, या तो लूज पैकिंग होगा, या फिर पनेट में होगा, या फिर बल्क पैक होगा। फिर वो होने के बाद उसका प्री कूलिंग होगा और वो स्टोर किया जाएगा 0 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर बाद में जब भी एक्सपोर्ट करना है तो लॉरी के ऊपर रेफ्रिजरेटर कंटेनर में वो पूरा मटेरियल लोड होके मुंबई पहुंच जाएगा। मुंबई से फिर जाएगा वो शिप के ऊपर, वहां से जाएगा इंपोर्टर के पास। इंपोर्टर के पास जाने के बाद वो उसे छुड़वा लेगा और उसका ड्यूटी पे करेगा, उसके और चार्जेस पे करेगा और अपने पैक हाउस में ले जाएगा। वहां पे फिर से उसका लेबलिंग होगा, सॉर्टिंग होगा, ग्रेडिंग होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, और फिर वो जाएगा सुपरमार्केट में, डेपो में। फिर वहां से जाएगा सुपरमार्केट शेल्फ पे और फिर वहां से जाएगा एंड कंज्यूमर तक। तो ये जो भी चेन है, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो कौन है? तो पहले तो फार्मर है, आप लोग हैं, जो कि बहुत अच्छा ग्रेप उगाते हैं या उगाना चाहिए। आपने बहुत अच्छे ग्रेप्स उगाते हैं, सब मैंने बोलूंगा, उगाने चाहिए। फिर तो एक्सपोर्टर है, जो कि हार्वेस्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, क्लीन करेगा, पैक करेगा, स्टोर करेगा, सब करेगा वो। फिर कस्टमर्स में से जो कस्टमर्स एजेंट है, CHA, वो आपका कंटेनर का अरेंजमेंट करेगा और फिर वो कंटेनर लोड करने का भी अरेंजमेंट वही करेगा शिप के ऊपर। शिपिंग लाइन का क्या काम है कि वो टेम्परेचर मेंटेन करेगी कंटिन्यूसली 0 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांजिट टाइम में।
इंपोर्टर कंटेनर रिलीज करेगा, ड्यूटी पे करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, सब करेगा वो वहां जाने के बाद। ऐसा लगता है कि उसका काम बहुत ज्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा काम वहां पे नहीं होता है। महत्वपूर्ण काम है क्वालिटी कंट्रोल का, उसका इंस्पेक्शन होता है, फिर सॉर्टिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग, और फिर सप्लाई टू मार्केट, सुपरमार्केट, डेपो। सुपरमार्केट वो सेल के लिए रखेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है कंज्यूमर। उसे ही शुड बी एबल टू एंजॉय स्वीट, जूसी, क्रंची ग्रेप्स। खाने के लिए चाहिए वो ग्रेप्स। यहाँ के जो भी ग्रेप्स हम एक्सपोर्ट करते हैं वो खाने के लिए करते हैं। लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जाते किस लिए है। लोगों को लगता है कि या तो या वाइन बनाने के लिए जाते हैं या किस लिए जाते हैं। नहीं, अपने यहाँ से वाइन बनाने के लिए कुछ भी ग्रेप्स एक्सपोर्ट नहीं होते। जो भी होते वो खाने के लिए, डायरेक्टली खाने के लिए एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ये चित्र देखिए, ये फोटोग्राफ देखिए, ये पैक हाउस है। ये अपने यहीं का पैक हाउस है, नासिक का पैक हाउस है, अल्ट्रा मॉडर्न पैक हाउस। 2000 सन 2000 में मैं साउथ अफ्रीका गया था, तो ऐसे पैक हाउस देख के मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था। मैं सोचता था कि अपने यहाँ पे ऐसे कब आ जाएंगे। तो नासिक में ऐसे काफी पैक हाउस है, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज, कंपेरेबल की दुनिया में किसी भी पैक हाउस से ये कंपेयर हो सकता है। और ये है छोटा पैक हाउस है, 2 पैक हाउस लाइन है, लेकिन बहुत नीट पैकिंग चल रहा है यहाँ पे। क्वालिटी कंट्रोल काम होता है, पैकिंग अच्छा होता है। जो भी पैक हाउस के जो पैरामीटर्स है वो इसमें पूरे फुलफिल होते हैं। तो अपने यहाँ से जो ग्रेप जाते हैं, तो कितने ग्रेप जाते हैं अपने यहाँ से, कहाँ कहाँ जाते हैं? तो अपना मेन मार्केट है यूरोप और यूके, और उसके बाद में है रशिया। तो आप देखेंगे तो ये साल जो 2020 अप्रैल तक जो गए टोटल कंटेनर गए तो 7,821 कंटेनर गए। थोड़े ज्यादा भी गए होंगे बाद में। और पिछले साल गए थे 10,439। ये साल कम गए क्योंकि तो सब रीजन तो सब मालूम है, हम सबको मालूम है, प्रॉब्लम सबको था। और नहीं तो ये साल शायद ये 10,000 का फिगर भी हम क्रॉस कर पाते थे। तो यूरोप में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, रशिया जाते हैं। ये 3 मेन मार्केट है। बाद में जाते हैं मिडिल ईस्ट में जाते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में चाइना थोड़े जाते हैं, थाईलैंड में थोड़ा मटेरियल जाता है, सिंगापुर थोड़ा जाता है, और हांगकांग थोड़ा जाता है। लेकिन मेन मार्केट है यूरोप, इंग्लैंड और रशिया। ये तीनों मार्केट है, तीनों की रिक्वायरमेंट, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कोई भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो आपका जो कस्टमर है, आपका कस्टमर मतलब आपके लिए तो आपका इंपोर्टर है, और उसके लिए उसका सुपरमार्केट है। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, पैक टाइप की रिक्वायरमेंट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो हम उगा रहे हैं वही उनको एक्सपोर्ट करते हैं। जो उनको चाहिए वो हमें उगाना है, उसी टाइप पे पैक करना है और उन्हें देना है। तो यूरोप की रिक्वायरमेंट अलग है, इंग्लैंड की रिक्वायरमेंट अलग है, रशिया की थोड़ी अलग है। यूरोप में जो क्वालिटी चाहिए उन्हें, वो मिडिल क्लास टाइप की क्वालिटी चाहिए उन्हें। वो 15-16 mm के साइज का माल लेते हैं, शुगर थोड़े कम चलते हैं उन्हें। इंग्लैंड में बेस्ट क्वालिटी चाहिए, रेट भी अच्छा देते हैं। रशिया में और रिलैक्स्ड है, क्वालिटी का इतना ज़्यादा उनका रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं। तो ये 3 मेजर मार्केट है, उनके रिक्वायरमेंट्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। अब कब कर सकते हैं? तो अपने यहाँ से जनवरी से एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है। शिपिंग, 2 इसमें डेट्स ध्यान में रखनी है कि शिपिंग डेट और अराइवल डेट। यहाँ से शिपिंग मतलब यहाँ से कब माल जा सकता है अपने यहाँ से। तो जनवरी 15 से अंदाजा माल जाना अपने यहाँ से शुरू होता है। फरवरी मार्च फुल सीजन है। अप्रैल 15 तक अच्छा वॉल्यूम जाता है। अप्रैल 15 के बाद बहुत कम वॉल्यूम जाता है। ये जाता क्यों है? 2 रीजन है उसके लिए। एक तो अपने यहाँ की अवेलेबिलिटी और वहाँ के मार्केट में मार्केटिंग की पॉसिबिलिटी, ये दोनों भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो जनवरी 15 को शुरू हो जाता है, अप्रैल 15 को कम हो जाता है। और शिपिंग मतलब वहाँ पे कब पहुँचना चाहिए, तो वहाँ पे अराइवल चाहिए उनको 15 फरवरी के आसपास, और एंड होना चाहिए 15 मई के आसपास। ये थोड़ा जल्दी गया तो भी चलता है, थोड़ा लेट हो गया तो भी चलता है। लेकिन ये मेजर सीजन है कि हम कब बेच सकते हैं। 5-6 साल पहले तक ये ऐसा नहीं था। तब सीजन शुरू होता था, अपना पैकिंग और शिपिंग शुरू होता था फरवरी एंड में और खत्म होता था अप्रैल 15 को। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि तब चिली का फ्रूट काफी मार्केट में आता था, यूरोपियन मार्केट में, यूके मार्केट में आता था। अपना बहुत कंपटीशन रहता था चिली के साथ। और अगर चिली का माल यूरोप और यूके मार्केट में आ रहा है तो हमारा माल वो लेते नहीं थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि अपनी क्वालिटी उनके क्वालिटी के कंपैरिजन में बहुत
कम थी, अच्छी नहीं थी। तो वो बोलते थे कि चिली का जो माल आ रहा है वो खत्म हो जाए तो आपका सीजन शुरू करेंगे। यूके में सुपरमार्केट्स 8 या 10 अप्रैल तक अपना माल शेल्फ पे नहीं रखते थे बेचने के लिए। मतलब अपने यहाँ से मटेरियल एक्सपोर्ट होना शुरू होता था 10 या 15 मार्च के बाद। लेकिन पिछले 5-10 साल में क्या हो गया, उसके पहले बोलता हूँ कि पहले क्या था कि जो माल जाता था वो पाउचेस में जाता था, प्लास्टिक बैग, जिप लॉक प्लास्टिक बैग में जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये पैक टाइप चेंज होने लगा। पहले बहुत कम पनेट जाते थे, लेकिन पिछले 5, 6, 7 साल में पनेट का बिजनेस बढ़ता गया है और पाउच का बिजनेस बहुत कम होते गया। तो उसकी वजह से पाउचेस का डिमांड कम हो गया, पनेट का बढ़ गया। पनेट पैकिंग बहुत डिफिकल्ट है, लेबर बहुत लगता है, स्लो है, आउटटर्न कम होता है। तो चिली के लोगों को ये नहीं चाहिए। उनके यहाँ के फार्म्स बहुत बड़े हैं, वो चाहते हैं कि उनका माल जल्दी से जल्दी पैक हो, जल्दी से जल्दी मार्केट में जाए। अगर वो पनेट पैक करना शुरू करेंगे तो समय ज़्यादा जाता है, लेबर ज़्यादा जाता है, और दोनों उनके पास कम है। मटेरियल बहुत है, माल बहुत है, लेकिन समय नहीं है और लेबर नहीं है। तो उनका प्रेफरेंस है कि जहाँ पे लूज पैक्ड माल जाए, जहाँ पे अच्छा रेट मिले, वहीं पे भेजे। तो उनके लिए सबसे अच्छा मार्केट है यूएसए। बाद में उन्होंने डेवलप करना शुरू किया मार्केट्स, चाइना का बहुत बड़ा मार्केट, साउथ कोरिया का बहुत बड़ा मार्केट, जापान वेरी पेइंग मार्केट, थाईलैंड, मलेशिया, सब जगह पे वो भेज रहे हैं। और यूरोप यूके में उनका प्रेफरेंस कम हो गया भेजने का। तो यूरोप और यूके में माल का शॉर्टेज होने लगा जनवरी से एंड से आगे। जनवरी एंड तक साउथ अफ्रीका का ग्रेप्स आते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के आते हैं, लेकिन बाद में फरवरी में उन्हें थोड़ा शॉर्टेज हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि हमें जल्दी आपका फ्रूट चाहिए। तो एक्सपोर्टर थे वो, उन्होंने देखना शुरू किया कहाँ पे हमें माल मिल सकता है। तो उन्होंने नए नए एरियाज ढूंढना शुरू किए। तो उन्हें मिला मालेगांव, सटाना एरिया, जहाँ से अर्ली हार्वेस्ट हो सकता है। वहां से अर्ली हार्वेस्ट करके उन्होंने मटेरियल भेजना शुरू कर दिया। तो अपना सीजन का विंडो जो है, अपना विंडो है, मार्केटिंग विंडो बढ़ गया। जो फरवरी मार्च अप्रैल था वो जनवरी पार्ट आ गया, फरवरी पार्ट आ गया, शुरुआत अर्ली फरवरी। लेट तो अब अप्रैल तक तो हम करते ही थे, वो करते आ रहे हैं। वहां पे कोई कंपटीशन ज्यादा नहीं है, लेकिन अपना मटेरियल अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद क्वालिटी बहुत बहुत खराब होने शुरू हो जाती है। उसके भी रीजन है, वो आगे आगे हम देखेंगे। तो चाहिए क्या मार्केट को? बढ़िया ग्रेप्स चाहिए, खाने के लिए चाहिए तो अच्छे ग्रेप्स चाहिए। तो अच्छे ग्रेप क्या है, व्हाट इज अ गुड ग्रेप? एक तो पहले वो तो खाने के लिए सेफ होने चाहिए, क्योंकि ये खाने के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए सेफ होने चाहिए। उसके बाद में वो दिखने के लिए अच्छे होने चाहिए, और गुड टू टेस्ट, टेस्ट के लिए, खाने के लिए बहुत अच्छे होने चाहिए। तो सेफ ट्रीट का मतलब क्या है? सेफ ट्रीट मतलब उसमें जो रेसिड्यूज है वो कम होने चाहिए, सेफ होने चाहिए। तो उसके लिए रिपोर्ट आना चाहिए अपने पास, लैब रिपोर्ट। बहुत साल पहले बहुत कठिनाई आई थी इसमें, इंडियन ग्रेप्स में रेसिड्यूज मिले थे। बाद में साइकोसिल का, सीसीसी का, हमें मालूम है क्या हो गया था। ये सब इसमें से हम बाहर निकले थैंक्स टू अपेडा और रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लान। हम बहुत रिलायबल सोर्स बन गए हैं अभी रेसिड्यू के बारे में। इंडिया एक बहुत रिलायबल सोर्स है, बहुत अच्छे सेफ ग्रेप्स हम बेच सकते हैं। तो चेक कैसे करते हैं? तो उसके लिए ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट जरूरी है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ग्लोबल गैप, तो वो बहुत जरूरी है, वो मस्ट है। उसके बिना ग्रेप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हम। दूसरा है कि एनआरसी की जो रिकमेंडेशन है, एनेक्शल 5, उसके बाहर के केमिकल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये रिकमेंडेशन किए रहते हैं, और वो उसके बाहर के केमिकल हम इस्तेमाल नहीं करना है। उसका पीएचआई जो भी केमिकल दिए है, बहुत अच्छी तरह से हमें ध्यान में रख के ही काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद में सिर्फ वो सेफ्टी कंज्यूमर की सोचते नहीं है, वो सेफ्टी जो ग्रोअर है उसकी भी सोचते हैं, सेफ्टी जो उसके खेत में काम करने वाले लोग हैं उनकी भी वो लोग सोचते हैं। तो ग्लोबल गैप के बाद आ गया ग्रास्प, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो भी सर्टिफिकेट्स है, जैसे कि ग्रास्प आया है नया, या ईटीआई है, स्मेटा है, रेन फॉरेस्ट अलायंस है, और बहुत सारे हैं, लीफ है। ये इसमें से कोई भी एक बहुत जरूरी है, और ये साल से ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो जाएगा। तो ग्लोबल गैप और ग्रास्प दोनों अगर आप करते हैं तो सुविधा भी हो जाती है, आसान भी हो जाता है, और काम भी हो जाता है अपना। और बाद में अगर एक्सपोर्ट करना है तो रेसिड्यू रिपोर्ट, एमआरएल रिपोर्ट कंपलसरी है। वो नहीं है तो अपेडा के वेबसाइट के ऊपर से हम ग्रेप्स एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं निकाल पाते हैं, तो वो भी कंपलसरी है।
तो एक बार वो आ गया तो ग्रेप इज सेफ टू ईट। एक बार वो सेफ हो गया तो बहुत आराम से खा सकते हैं कंज्यूमर। उसके बाद में आता है गुड टू लुक एट। ये गुड टू लुक एट क्या होता है? हमारे यहाँ पे हम जब ग्रेप्स खरीदने जाते हैं मार्केट में तो कैसे देखते हैं अच्छा है कि नहीं। एक तो देखते हैं कि वो पीला होना चाहिए, पीला मतलब फुल्ली मैच्योर और स्वीट। फिर भी हम खा के देखते हैं, एक दो बेरीज खा के देखते हैं और फिर अच्छा है तो लेते हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां पे ग्रेप्स पाउच में पैक रहते हैं या पनेट में पैक रहते हैं, सील्ड रहते हैं, खा के तो नहीं देख सकते। तो वो क्या करते हैं, लोग आंखों से खरीदते हैं, मतलब दे बाय विथ आई। तो आंखों से खरीदते हैं तो दिखने में अच्छा होना चाहिए। उन्हें पता नहीं, अगर उन्हें मालूम है, एक पक्की मालूम है, यहाँ पे अगर सेल के लिए है तो लैब रिपोर्ट उनका चेक किया हुआ है, रेसिड्यूज चेक किए हुए हैं और सेफ है। लेकिन दिखने के लिए अच्छा है तो जल्दी जल्दी सेल होता है, और जल्दी सेल आता है तो जल्दी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ जाते हैं। तो गुड टू लुक एट मतलब जब भी कोई भी कस्टमर आपका जो पैक टाइप है, पनेट हो या पाउच हो, वो देखता है तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, उसका साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें कोई भी डिकेड खराब बेरी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है उसमें। तो यूके मार्केट के लिए मिनिमम साइज 16 mm बोलते हैं। बहुत सारे लोग आजकल 17 mm प्लस बेरी साइज है डायमीटर, वो 17 mm के डिमांड करते हैं। यूके में नहीं, लेकिन यूरोप में कुछ सुपरमार्केट्स है जो 15 mm के बेरीज लेते हैं, लेकिन उनको नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं जाता है तो वॉल्यूम के लिए वो लेते हैं। लेकिन 15 mm प्रेफरेंस नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस है 16 mm से आगे। साइज उनको यूनिफॉर्म चाहिए। कलर एक पनेट में या एक पाउच में इधर मिल्की वाइट चाहिए या थोड़ा सा टर्निंग, मतलब थोड़ा सा येलो की तरफ झुकने वाला चाहिए। लेकिन येलो चाहिए, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो सनबर्न चाहिए, बिल्कुल चलता नहीं है सनबर्न। चारों बाजू से बंच यूनिफॉर्मली कलर चाहिए। मिल्की वाइट इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें मिल्की वाइट है मतलब शुगर्स अच्छे है और उसका टेक्सचर अच्छा है। मिल्की वाइट चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। बंच टाइट नहीं चाहिए, लूज नहीं चाहिए, और कोई भी खराब नहीं चाहिए उसमें। तो ये गुड टू लुक एट, दिखने में अच्छा है तो फट से आपका जो भी पैक टाइप है वो बेचा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है गुड टू ईट, क्योंकि क्या है कि ये कस्टमर आपका ग्रेप लेके जाएगा घर में, खाएगा, वो अगर सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है, तभी तो दूसरे दिन आएगा या तीसरे दिन आएगा, अगले हफ्ते आएगा और फिर ग्रेप लेगा। तभी सेल्स बढ़ेगा, तभी डिमांड बढ़ेगी, तभी रेट बढ़ेंगे, तभी देश का नाम लोग देखते हैं कि कहाँ से ग्रेप आया है, कौन सा एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर का नाम रहता है बॉक्स के ऊपर, वो देखता है। एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोगो रहता है, नाम रहता है, वो देखते हैं कहाँ से आता है ग्रेप, कैसा है, क्या है। और एक बार अगर किसी ब्रांड का अच्छा माल नहीं ऐसा उनको ध्यान में आया तो अगली बार देखते हैं और अवॉइड करते हो ब्रांड लेना। तो ब्रांड एस्टेब्लिश करना है तो क्वालिटी एस्टेब्लिश होनी चाहिए आपकी। तो गुड टू इट खाने के लिए तो पहले तो शुगर्स बढ़िया होनी चाहिए। तो शुगर्स बढ़िया मतलब कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 15% होनी चाहिए, मिनिमम 15 है, लेकिन 16% ज्यादा से ज्यादा जो इम्पोर्टर है वो 16% ही इंसिस्ट करते हैं कि 16% ब्रिक्स होनी चाहिए। 15% चल जाता है लेकिन अच्छा नहीं हो। वो जूसी होना और क्रंची होना चाहिए, मतलब फ्रेश टेस्ट होना चाहिए उसका, लूज नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी ऑफ फ्लेवर नहीं होना चाहिए, ट्रू टू वैरायटी फ्लेवर होना चाहिए। अगर कोई फ्लेवर्ड वैरायटी है तो उसमें वही फ्लेवर होना चाहिए, और उसमें परफेक्ट ब्लेंड ऑफ शुगर और एसिड वो भी होना चाहिए। ब्लैंड टेस्टिंग ग्रेप्स जो उसमें एसिड कम है और शुगर भी कम है, वो प्रेफर नहीं करते लोग। खाने के लिए जा रहा है ये माल, कोई दूसरे काम के लिए नहीं जा रहा है। जो भी अपने ग्रेप्स वहां पे जा रहे हैं इतने सालों में, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है? अगर प्रॉब्लम्स क्या आती है मालूम है तो वो प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, सोच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपना माइंड उसके ऊपर। तो प्रॉब्लम्स क्या आती है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा पिछले इतने सालों से हमेशा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे इसमें, वो है लो ब्रिक्स। स्वीटनेस नहीं है, शुगर्स कम है, और उसकी वजह से बेरीज दिख रही है ग्रीन और ग्लासी, जैसे कि पानी से भरी हुई है, लेकिन उसमें डेंसिटी नहीं है, पानी से भरी हुई लग रही है। फिर ब्रूजिंग होता है ग्रेप्स में। ब्रूजिंग की दो वजह, एक तो हैंडलिंग है और दूसरा है अगर ग्रीन ग्लासी
सॉफ्ट बेरीज है तो ब्रूजिंग बहुत आसानी से आ सकता है। तो ब्रूज बेरी है मतलब वहां पे खराब दिखना शुरू हो जाता है। फिर ये एक समस्या है जो पिछले 5-6 सालों में बढ़ती जा रही है, वो है ब्लैक स्पॉट्स और लेंटिसेल्स। बहुत छोटे काले ऐसे स्पॉट्स आते हैं, रफ है, हाथ से निकल जाते हैं, स्प्रे के नहीं है, वो डैमेज के नहीं है, वो हाथ से निकल जाते हैं, इट्स अपेंडेज, ग्रेप के ग्रोथ का ही पार्ट है, लेंटिसेल्स है वो प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। फिर शटर बहुत आता है, शटर मतलब बेरी का ड्रॉप, बेरी ड्रॉप, पनेट खोल के ग्रेप खाना शुरू हो जाता है कस्टमर का, तो नीचे ड्रॉप हुए बेरीज रहते हैं और वो फिर खराब होना शुरू हो जाता है। फिर वाटर बेरीज का प्रॉब्लम कभी कभी आता है, स्प्लिट और डिकेड बेरीज है, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। मेजर पहला लो ब्रिक्स, ग्रीन ग्लासी फ्रूट, ब्रूजिंग और ब्लैक स्पॉट्स। और एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम भी आता है क्रश्ड वीक बॉक्सेस, लेकिन उसका और ग्रेप की क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है वो बॉक्स की क्वालिटी का है, लेकिन उससे नुकसान बहुत होता है। एक्सपोर्टर को ये बहुत ध्यान देने की चीज है कि सिर्फ बॉक्सेस खराब होने की वजह से, बॉक्सेस में पैसा बचाने की वजह से, वीक बॉक्सेस इस्तेमाल करने की वजह से नुकसान होता है, और वो नुकसान नेट नुकसान में जाता है। और ये ऊपर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसका मतलब क्या है, क्या ये तो लो और नो शेल्फ लाइफ, उसका ऑल एंड रिजल्ट क्या है कि लो और नो शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ नहीं रहता है। शेल्फ लाइफ क्या है कि अपने यहाँ से लेके पैक हाउस से लेके उनके पैक हाउस तक, सुपरमार्केट के स्टोर तक कंटिन्यूसली 0 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन होता है। ह्यूमिडिटी 90-95% प्लस मेंटेन हो जाती है। लेकिन सुपरमार्केट में जब शेल्फ के ऊपर बेचने के लिए बॉक्स डिस्प्ले किया जाता है, वहां पे टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर वहां का रहता है 18 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका ये टेम्परेचर शॉक बहुत बड़ा रहता है। वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत कम रहती है, और अगर ग्रेप इंट्रिंसिक उसका जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा है तभी वहां पे टिकता है, नहीं तो घंटे 2 घंटे में ग्रेप्स अपना खुद का स्ट्रेंथ लूज करना शुरू करते हैं, लूज हो जाते हैं, ब्राउनिंग शुरू हो जाता है। दिन के आखिर में ऐसी बॉक्सेस निकाली जाती है, बाजू में रखी जाती है, उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है, और जो इम्पोर्टर है उसको बताया जाता है कि आपके इतने सारे बॉक्सेस, ये जो सप्लायर है आपका, एक्सपोर्टर है, उसके खराब हो गए, उसके पैसे आपके पेमेंट में से निकाल दिए जाएंगे। फिर इम्पोर्टर हमें बेचता है कि आपके इतने बॉक्सेस खराब हो गए और आपके पैसे कम हो जाते हैं। तो लो और लो शेल्फ लाइफ इज अ बिग प्रॉब्लम। बट लेकिन प्रॉब्लम क्यों है, तो ये ऊपर के जो 5-6 मेन रीजन है उसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये गुणवत्ता के मारक चीजें है ये। तो ये क्यों अपने अच्छे ग्रेप क्यों नहीं आते अपने यहाँ पे, क्यों दुनिया भर में जो अच्छे ग्रेप्स बनाने वाले देश है, चिले है, पेरू है, साउथ अफ्रीका है, उनके जो अच्छे ग्रेप्स है वैसे अपने क्यों नहीं है, क्यों प्रॉब्लम क्यों आ रहा है अपने इसमें। और पक्का समझिए ये मेरी बात, अपने ग्रेप्स अच्छे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने ग्रेप बहुत अच्छे होते हैं, पेपर में भी आता है, सीजन शुरू होता है ना, पेपर में आता है कि अपने ग्रेप इंग्लैंड में बहुत डिमांड में है, बहुत अच्छे है, कस्टमर इज वेरी सेटिस्फाइड। ऐसा कुछ नहीं है, उनको दूसरा सप्लाई का बेस नहीं मिल रहा है ये सीजन में। बहुत अच्छी बात नहीं है सुनने के लिए, लेकिन ये सीजन में सप्लाई का उनको अच्छा बेस नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से हमारे साथ है वो। और अगर पूरा हम करते गए अपनी क्वालिटी, तो हमारा जो भी स्थान है ये मार्केट में वो पक्का हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात हमने की कि आरएमपी की वजह से, रेसिडुअल मॉनिटरिंग प्लान की वजह से बहुत सेफ, बहुत रिलायबल ग्रेप्स हम बना रहे हैं अभी। बहुत बड़ा काम किया अपेडा ने और एनआरसी ने, दोनों ने मिलकर, और हमने फार्मर्स ने भी, कि रेसिड्यू का मॉनिटरिंग बहुत अच्छा हो रहा है, और रेसिड्यू के इसमें हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। बहुत रिलायबल ग्रेप्स है हमारे। क्वालिटी का प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व हो जाता है तो अपना वॉल्यूम बढ़ेगा। एक पक्का है, कितने बेच सकते हैं ग्रेप, तो लिमिट नहीं है, बहुत ग्रेप बेच सकते हैं। मार्केट बहुत बड़ा है, कितनी भी क्वांटिटी जाती है, सिर्फ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, शेल्फ लाइफ अच्छा होना चाहिए, सेल के लिए उन्हें अच्छा पुश मिलना चाहिए कि ग्रेप्स अच्छे स्टे हो रहे हैं, बेच सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स क्या है, कौन से फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं अपनी ग्रेप क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं आती है, या प्रॉब्लम क्या है। तो पहले तो है वेदर, फिर है अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस, और तीसरा है अर्ली और लेट हार्वेस्ट। वेदर तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन वेदर थोड़ा जो भी समझ के काम कर सकते हैं। तो वेदर में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, तो पहला है अनटाइमली रेन्स, और दूसरा है लो टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट। अनटाइमली रेन्स मतलब क्या होता है कि अपने यहाँ पे तो देखिए आप
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो हमारे हो गए रेनी सीजन के पक्के 4 महीने। होता क्या है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैंने बताया कि हम अर्ली शुरू किया है। हमने जनवरी से फरवरी की 15 तक जो अर्ली सीजन है वो हम हासिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत जल्दी प्रूनिंग करना पड़ता है। बहुत जल्दी प्रूनिंग किया तभी तो फ्रूट जल्दी आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि फ्रूट अगर जल्दी प्रून किए तो बराबर फ्लावरिंग स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज उनकी फुल मानसून में अटक जाती है। कभी ना कभी तो मानसून आता ही है, कुछ रेंस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि रेंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो गया, मेरा नुकसान हो जाएगा, डाउनी मिल्ड्यू आ जाएगा, बेरी ड्रॉप हो जाएगा, शैटर हो जाएगा, तो मैं थोड़े बंचेस ज़्यादा रखूंगा। बंचेस ज़्यादा रखूंगा तो मेरा यील्ड कम से कम ठीक रहेगा। बाद में फिर एक बार सेटिंग हो गया तो मैं बंचेस निकाल दूंगा। ये बाद में का काम कभी होता नहीं है, सेटिंग के बाद निकालने नहीं जाते बंचेस। तो सेटिंग वहीं पे वही रहता है, बंचेस वहीं पे वही रह जाते हैं और प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। तो अनटाइमली रेंस तो आने वाले हैं, उसके साथ तो फाइट करना पड़ता है। कभी कभी तो अनटाइमली रेंस अक्टूबर में भी आते हैं, नवंबर में आते हैं, कभी भी दिसंबर, जनवरी में भी आए हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से आते हैं। दूसरा है लो टेम्परेचर, स्पेशली जो नॉर्थ महाराष्ट्र है, नॉर्थ इंडिया को समझेंगे आप हम तो वहां पे टेम्परेचर कम होते ही है। और कम कब होते हैं? जबकि अपने यहाँ से बेरी का डेवलपमेंट शुरू होता है। प्रूनिंग के बाद, सेटिंग के बाद बेरी डेवलप हो रही है और टेम्परेचर कम हो रहे हैं, फ्रूट बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स जो है अपना क्रॉप का पीजीआर को, वो अच्छा नहीं मिलता है। ये तो फाइट करना है हमें, और ये फाइट करना हम सीख गए हैं, काफी हद तक सीख गए हैं। वेदर को हम फाइट कर सकते हैं। कल्चर प्रैक्टिस है जो कि अगर सबसे महत्वपूर्ण है। अर्ली प्रूनिंग है तो प्रॉब्लम लेट मानसून में आ जाएंगे। अनटाइमली लेंस अक्टूबर नवंबर में आते हैं तो प्रॉब्लम आने वाले हैं। हम क्रॉप रेगुलेशन नहीं करते, पोर सेटिंग वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि बाद में हम क्रॉप रेगुलेट नहीं करते हैं, एक्सेस बंचेस कभी निकालते नहीं है। अगर रेंस है तो फोलिएज डैमेज हो जाता है, फोलिएज डैमेज, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, और फोलिएज डैमेज है तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे। आगे देखेंगे क्या क्या होता है उसका। और दूसरा है कि हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है, फोलिएज डैमेज हो रहा है, लेकिन ज़्यादा टनेज चाहिए हमें, ज़्यादा बड़े बेरीज चाहिए, तो हम पीजीआर का मिसयूज करते हैं। हमें लगता है कि पीजीआर बहुत इस्तेमाल किया है तो क्वालिटी अच्छी आएगी, लेकिन क्वालिटी हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ देखने की क्वालिटी देख रहे हैं। बड़ी बेरीज चाहिए हमें, हमें बड़ी बेरीज नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? एवरेज बेरी साइज 17 mm, और अच्छे शुगर सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखिए अभी होता क्या है कि अर्ली और लेट हार्वेस्ट, मैंने बताया कि हम अर्ली हार्वेस्ट करते हैं क्योंकि मार्केट को चाहिए। मार्केट को चाहिए, किसने बताया हमें? मार्केट ने बताया। उन्होंने किसको बताया? इम्पोर्टर को बताया। इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर को बताया। तो एक्सपोर्टर जनवरी महीने में वो या उसके लोग घूमना शुरू करते हैं, ग्रेप चाहिए, ग्रेप चाहिए, मालेगांव, सटाना, नासिक के कुछ पार्ट, निफाड एरिया, ग्रेप चाहिए। क्यों चाहिए? मार्केट अच्छा है, मार्केट खाली है, मार्केट डिमांड कर रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी है, खरीदते हैं, बहुत हेवी प्राइसेस देके खरीदते हैं। वो सोचते हैं कि हम हेवी प्राइस में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे, और बाद में जब एक्चुअल सीजन शुरू हो जाएगा फरवरी के आगे, तो ज़्यादा हम वहाँ पे ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे, उसमें सब पूरे जो ज़्यादा पैसा दे रहे ज़्यादा वो कवर करेंगे। नहीं होता है, पहले जो माल जा रहा है वो इमेच्योर जा रहा है। हमें मालूम है, हम देखेंगे यहाँ, देखिए 15 जनवरी का हार्वेस्ट डेट है अपना, तो 130 दिन तो कम से कम लगते हैं ग्रेप को प्रूनिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। अगर सॉइल हेवी है तो 140, अगर बहुत हेवी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है तो 150 दिन, अगर नासिक कह रहे जहाँ पे ठंडी रहती है तो वहां से 140 150 दिन लगते हैं, तो 130 दिन तो लगने ही लगने हैं। अगर 15 जनवरी को अगर हार्वेस्ट चाहिए हमें, तो उसको प्रूनिंग कब करना चाहिए? 7 सितंबर को। तो देखो कितने लोग 7 सितंबर को प्रूनिंग करते हैं? नहीं करते, बहुत सारे प्रूनिंग बाद में रहते हैं। लेकिन 15 जनवरी को लोगों को माल चाहिए, 1 जनवरी एंड को, फरवरी फर्स्ट वीक में माल चाहिए। 1 फरवरी चाहिए को, तो 24 सितंबर के पहले का अगर प्रूनिंग है तो आपका माल मैच्योर नहीं होगा, हाई एसिडिटी होगी। लेकिन लोग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एसिडिक फ्रूट जा रहा है, लो शुगर से। लोग बोलते नहीं नहीं चल जाता है उनको, गोरे लोग हैं उनको खट्टा ही पसंद है, रशिया में चल जाता है। कौन बताता है? ये गलत बात बताते हैं, ये सही नहीं है। खाने के लिए जो जाती है, वो जो हम खाते हैं वही वो भी लोग खाते हैं, उनका भी टेस्ट कोई अलग नहीं है। स्वीट ही है ये, उन्हें स्वीट चीजें ही खाई जाती है, खट्टा कोई नहीं खाता है। वैसे ग्रेप है तो
खट्टी चीजें खट्टी खाई जाती है, ग्रेप तो मिठाई होना चाहिए। तो अर्ली हार्वेस्टिंग, और ये जो माल खराब जा रहा है ना वहां जाने के बाद उसमें शेल्फ लाइफ नहीं रहता है, खट्टा रहता है, सेल बहुत लो हो जाते हैं, रिजेक्शन बढ़ जाते हैं, और सीजन की शुरुआत बहुत ही खराब तरीके से शुरू हो जाती है। और ये शुरुआत खराब हो गई तो सेल कम होते जाते हैं और वो माल वहां पे रुकना शुरू हो जाता है, ग्लट हो जाता है। बाद में तो इंपोर्ट होते जाता है, ग्लट होते जाता है, फिर बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। तो क्या चाहिए हमें? अच्छे ग्रेप्स मतलब कौन से ग्रेप्स अच्छे होते हैं? तो पैरामीटर्स क्या है अच्छे ग्रेप के? तो अब मैंने बताया कि साइज होना चाहिए 15 से लेके 18-19। लेकिन बेस्ट ग्रेप्स थॉमसन सीडलेस से बात करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ से जा रही है वो मेजोरिटी वैरायटी आ रही है थॉमसन सीडलेस। नई वैरायटी अभी भी अपने यहाँ पे कोई नहीं जा रही है, थॉमसन सीडलेस जा रही है, बाद में जा रही है क्रिम्सन सीडलेस, शरद सीडलेस जा रही है, बस और कोई नहीं जा रही है। नए वैरायटीज ला रहे हैं लोग, इंपोर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम मिनिस्कल, कुछ भी नहीं है। तो बात करेंगे थॉमसन सीडलेस की। तो थॉमसन सीडलेस की साइज कितना चाहिए उनको? 17 से लेकर 19 मिलीमीटर तक। कोई भी इंपोर्टर आपको बोलेगा नहीं मुझे 20, 21, 22 mm का ग्रेप चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ एक्सपोर्टर के लोग मुझे बोलते हैं साहब बहुत बढ़िया गार्डन में देखने जाएंगे, 20-22 mm का माल है। मैं बोलता हूँ 20-22 से तो मुझे देखना नहीं है, मुझे मालूम है जितना बड़ा बेरी है उतना बड़ा प्रॉब्लम है, जितना बड़ा बंच है उतना बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे फ्रूट साइज एवरेज 17 to 19 mm चाहिए, एवरेज 17। शुगर 16 से 18 चाहिए। 16 से 18 शुगर बोलते हैं, मिनिमम बोलते हैं हम शुगर, एवरेज नहीं। एवरेज नहीं खाते हम, ये प्रोसेस नहीं होता है, पल्प नहीं होता उसका। एक एक बेरी खाते हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे वो भी लोग खाते हैं, एक एक बेरी खाते हैं, तो एक एक बेरी का टेस्ट हो जाता है मुंह में उनके। तो मिनिमम 16, मिनिमम 15, चलो 15% मिनिमम तो होना ही होना चाहिए, लेकिन 16 मिनिमम होना चाहिए बहुत सारे सुपर मार्केट के लिए। तो 16 से 18 तक है तो बहुत बढ़िया है। जितना बड़ा बंच है उतना बड़ा प्रॉब्लम है। बंच में हमेशा ऊपर की तरफ के जो भी हाफ बंच है शुगर्स अच्छे रहते हैं, अगर बंच बड़ा है तो, और नीचे हमेशा बंच 1 से 3 डिग्री परसेंटेज का शुगर का फर्क रहता है। अगर नीचे समझो 16 है तो ऊपर 18-19 आ जाते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट के ग्रेप्स। लेकिन नीचे ऊपर 16 है तो नीचे 14-13 और उससे भी कम शुगर रहती है। तो बंच बड़ा नहीं चाहिए, जितना बड़ा बंच है उतने बड़े प्रॉब्लम है। तो एवरेज बंच चाहिए 300 से 500 ग्राम तक, एवरेज 400 ग्राम का। तो थॉमसन सीडलेस में जो क्राइटेरिया है बेस्ट ग्रेप्स का वो है 17-17 बोलते हैं हम उसे। तो 17-17 क्या है? तो 17 साइज चाहिए और 17% ब्रिक्स चाहिए, और बंच वेट चाहिए 400 ग्राम। ये जो बंच है उसका बेरी वेट आ जाता है 6 ग्राम, बहुत आसानी से 6 ग्राम है, तो उससे ज्यादा ही आता है। और 70 बेरीज ऐसी रखी हमने तो हो गया 420 ग्राम का बंच। 80 बेरीज है तो 500 ग्राम का बंच। आप ये साल देखिए आपके बगीचे में बेरीज कितने हैं बंच के ऊपर? मैंने गिने हैं 200 तक है, 220 तक है। अच्छी बात नहीं है, क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं है ये। नंबर ऑफ बंचेस बढ़ाओ, बंचेस एवरेज 350-400 ग्राम के करो, नंबर ऑफ बेरीज कम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरी लोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। वहां जाने के बाद जो क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है उसमें सब देखते हैं शुगर्स कितने हैं, स्टेम कंडीशन कैसा है, शटर कितना है, मोल्ड है कि नहीं, स्प्लिट है कि नहीं, ब्रूज है कि नहीं, हर एक पैलेट का रिकॉर्ड बनता है, उसको ग्रेड दी जाती है ABC, और उसके मुताबिक आगे सेल के लिए भेजा जाता है। ये देखिए दिस इज अ टारगेट बंच साइज, ये ऐसा होना चाहिए बंच, लूज, वेल फॉर्म्ड, बड़ा नहीं है, लंबा नहीं है, अच्छा बंच है। 400 ग्राम बहुत बढ़िया। थॉमसन सीडलेस का प्रोडक्शन कैपेसिटी, हर एक वैरायटी का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है ये इसका रिसर्च हो गया है। थॉमसन सीडलेस ये, और वो भी साउथ अफ्रीका में हो गया, जहाँ की मोस्ट आइडियल कंडीशंस, ये टेम्परेचर प्रूनिंग के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, तो केन ग्रोथ अच्छी मिलती है, बेरी ग्रोथ अच्छी मिलती है, PGR को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, बेस्ट सॉइल्स है, सैंडी सॉइल्स है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ पे बोलते हैं कि 10 टन थॉमसन सीडलेस का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। वही अगर आप दूसरी वैराइटीज देखें जैसे कि फ्लेम सीडलेस है तो उसका है 12 to 14 टन, थॉमसन का है 10 to 12 टन। अपने यहाँ पे अपनी कंडीशन में इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि 10 टन पर एकड़ ये बहुत अच्छा यील्ड है। और अगर एवरेज बंच वेट 300 ग्राम है तो हमें 33,333 बंचेस पर एकड़ होने चाहिए, सिर्फ 300 ग्राम के बंचेस। तो अब देखिए विनयार्ड स्पेसिंग
45 स्क्वायर फुट का है, स्पेसिंग 9 फीट बाय 5 फीट, तो 42 बंचेस पर प्लांट चाहिए। और नीचे देखिए आप, बंचेस पर वाइन कितने होने चाहिए। बंचेस पर वाइन 300 ग्राम का है तो 42 होने चाहिए, 350 ग्राम एवरेज मिला तो 36 होने चाहिए, 400 ग्राम का है तो 32 होने चाहिए। बहुत इंजीनियर्ड प्लांट है। कब पिंचिंग करना है, कौन से लीफ स्टेज पे पिंचिंग करना है, कैसे करना है, ब्रांचेस कैसी लेनी है, स्टॉप कैसे करना है, गो कैसे करना है, ये सब इंजीनियर्ड प्लांट है। बहुत आसान है काम करना, अगर समझ सकते हो इंजीनियर उसका। तो यील्ड पर एकड़ मालूम है, बंचेस पर एकड़ मालूम है, तो कितने केन्स हर एक प्लांट के ऊपर होने चाहिए मालूम है आपको, कितने केन्स फ्रूटिंग चाहिए, एक केन के ऊपर एक बंच चाहिए, सब मालूम है, लेकिन होता नहीं अपने में से। जो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस है उसमें से डिफरेंट प्रैक्टिसेस का कितना महत्वपूर्ण रहता है, योगदान है उसमें, प्रोडक्शन में मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ प्रोडक्शन क्वांटिटी में। तो इरिगेशन और फर्टिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में रूट और सॉइल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में बाकी चीजें हैं जैसे कि बंच थिनिंग है, प्रूनिंग है, वेदर है। लेकिन ये तो हो गया प्रोडक्शन का, 10 या 12 टन लेना है तो ये है कि कहाँ पे आपको ध्यान देना है, लेकिन क्वालिटी का लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोलिएज है। मैं किसी भी बगीचे में जाता हूँ तो बाहर से देखता हूँ कि फोलिएज कैसा है, बगीचा बाहर से देखो, फोलिएज अच्छा है तो प्रोडक्शन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। फिर कैनोपी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखिए कैसी कैनोपी, ये अप्रैल प्रूनिंग के बाद में अभी की फोटो है, ये कैनोपी मैनेजमेंट देखो, बहुत अच्छा एरेशन है, केन डेवलपमेंट अच्छा है, फोलिएज देखिए ये कंटिन्यूस अच्छा ही रहने वाला है। ऐसा ही फोलिएज, ऐसा ही केन मैनेजमेंट हमें अक्टूबर प्रूनिंग के बाद अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। देखिए मैनेजमेंट देखिए कैसा है। तो फोलिएज इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैनोपी मैनेजमेंट। फिर बंच रेगुलेशन, आप देखिए ये चिली का फोटोग्राफ है, आप ये देखिए यहाँ पे, ये जहाँ पे कर्सर है वहां पे ये टाइज लगाया उन्होंने, जो भी बंच सिलेक्ट करना है उसको ट्राई लगाते हैं, बाकी के बंचेस निकाल देते हैं। जो भी मेन सुपरवाइजर है वो बंचेस सिलेक्ट करेगा, बाद में लेबर आके उसको निकालते जाएगा। तो बंच सिलेक्शन, नंबर ऑफ बंचेस पर प्लांट कितने रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बंच थिनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ बेरीज कितनी रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और हम नहीं करते हैं। नंबर ऑफ बेरीज कितनी चाहिए, तो थॉमसन सीडलेस के लिए मैक्सिमम हार्वेस्टिंग टाइम के समय 80 से 90 चाहिए, तो फर्स्ट थिनिंग को 100 से 120 चाहिए। सेकंड थिनिंग, जो फर्स्ट थिनिंग होता है वो होता है पहले साइजिंग का डिप होता है उसके पहले या तुरंत उसके बाद, पहले लिया तो अच्छा है, फर्स्ट साइजिंग डिप 40 ppm का जो लेते हैं उसके पहले, तो उस समय पे अपना थिनिंग होना चाहिए। उसी समय हमारे 100 से 120 बेरीज सिर्फ रहने चाहिए। उसके बाद में दूसरा थिनिंग होना चाहिए अपना, जब वराइजन स्टेज आता है तब, जब पेपर और रैपिंग के पहले क्लीनिंग करके पूरा बंच पैक होना, तीसरा होना चाहिए 1 हफ्ता पहले, हार्वेस्टिंग के 1 हफ्ता पहले। फिर पीजीआर यूसेज, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है कि पता नहीं चलता लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या इस्तेमाल करते रहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा अपना जो शत्रु है ये ग्रेप क्वालिटी में, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, डायमोर है। मिसयूज ऑफ डायमोर, बड़ी बेरीज बड़े प्रॉब्लम, हमेशा ध्यान में रखिए, बड़ी बेरीज बड़े प्रॉब्लम, डाई मोर, यू डाई मोर, इट्स नॉट जस्ट डायमोर, इट्स नॉट डायमीटर, इट्स डाइंग मोर। बहुत ध्यान देकर उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं किए तो अच्छा ही है मैं बोलूंगा। इरिगेशन, न्यूट्रिशन, प्लांट प्रोटेक्शन, वेदर, ये तीनों है, लेकिन वो क्वालिटी में हमारे हाथ में है, अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। बंच कैसे, अपने यहाँ पे 3 टाइप के बंचेस है, उसका फिर जैसा बंच है वैसा थिनिंग करना चाहिए। मैं बोल रहा था कि फ्लेम में कितने बेरीज पर बंच, फर्स्ट थिनिंग को फ्लेम, क्योंकि बंचेस बड़े होते हैं, टनेज ज्यादा मिलता है, 12 टन मिल सकता है तो 120 से 140, थॉमसन में 100 से 120 फर्स्ट थिनिंग। रेड ग्लोब बहुत बड़ी बेरीज होती है, बंचेस भी बहुत बड़े होते हैं मतलब साइज में, तो कम बेरीज में ही वजन मिलता है तो कम बेरीज। क्रिम्सन सीडलेस 100 से 120। सोना का SSN, इसका मार्केट बढ़ रहा है यूरोप में, यूके में ये वैरायटी नहीं चलती है, लेकिन यूरोप में इसका मार्केट बढ़ रहा है। लगता है कि इसको काफी अच्छे मार्केट चांसेस है, लेकिन इसके कितने बेरीज रखने चाहिए, कैसे चाहिए, इसके ऊपर काफी काम करने की जरूरत है। ग्रोस करेंगे, मुझे पक्के मालूम है, मुझे ग्रोस करेंगे ये काम। देखिए कितना अच्छा तरह से थिनिंग हो गया है, पहला ही थिनिंग साइज देख सकते हो आप, 6 mm, 4 to 6 mm के बीच में थिनिंग हो गया है पूरा। इसी समय थिनिंग करेंगे तो आगे जाके निकालने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिशन कम है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग शोल्डर बंच है तो इसी में 500 ग्राम का बहुत आसानी से बंच बन सकता है, और चाहिए हमें कितना, 350-400 ग्राम का है बंच। तो ये सब फैक्टर्स है जो हमें बहुत ध्यान में रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ पे लोग करते नहीं है। कुछ रीज़न की वजह से ये दिखा रहा हूँ। होता क्या है कि अपने यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बरसात आती रहती है और पूरा के पूरा एरिया वेट हो जाता है। तो दो जो प्लांट के रोज है, दो जो रेस बेड्स है, उसके बीच में का एरिया पूरा वेट होता है। वहाँ के रूट्स बहुत एक्टिव रहते हैं और वो एरिया ऑलमोस्ट 60 to 75% वो एरिया है जो दो रेस बेड के बीच में है। और वहाँ पे बरसात में काफ़ी एक्टिव रूट्स रहते हैं। अक्टूबर में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बरसात कम बंद हो जाती है। हम प्रूनिंग करते हैं और अपना शूट्स बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो बीच में का एरिया है, वहाँ पे हम इरिगेट नहीं करते हैं। इरिगेट कहाँ पे करते हैं? रेस बेड के ऊपर। तो वहाँ पे तो इरिगेशन अच्छा है, लेकिन बीच में क्या होता है कि ड्राई हो जाता है, क्रैकिंग शुरू हो जाता है सॉइल का, जमीन क्रैक होना शुरू होता है कि वहाँ जो 60 to 70% एरिया में जो भी रूट्स है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो स्ट्रेस का सिग्नल है इथिलीन, इथिलीन प्रोडक्शन शुरू होता है। वो स्ट्रेस सिग्नल ऊपर के पत्तों को मैसेज जाता है कि पानी कम है। पानी कम है तो स्टोमाटा पूरे बंद हो जाता है या कम खुलते हैं। और स्टोमाटा खुलना कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस कम, फोटोसिंथेसिस कम मतलब फूड मटेरियल कम। तो जो भी शूट निकल रहे हैं उनका ग्रोथ कम हो जाता है। तो अपने यहाँ पे शूट लेंथ अच्छी नहीं मिलती है। 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। 10 से लेके 15 पत्ते होने चाहिए शूट के ऊपर, वो नहीं होते हैं। तो जितने शूट्स में पत्ते कम है, पत्ते तो फैक्ट्री है जहाँ पे फूड बनता है, तो पत्ते कम है, पत्ते डैमेज्ड है तो फूड मटेरियल हेम्पर्ड है, फूड मटेरियल तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ पे नीचे से हम नंबर ऑफ बेरीज ज्यादा रख रहे हैं, पीजीआर का मिसयूज करके वो बढ़ा रहे हैं साइज में, लेकिन ऊपर से शुगर्स नहीं आ रही है। तो क्या होने वाला है? बिग बेरिड फ्रूट, बड़ा फ्रूट, बड़े बंचेस, लेकिन शुगर नहीं है, शुगर नहीं है उसमें, ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, शेल्फ लाइफ नहीं है। सेल बिल्कुल ना के बराबर। वहां जाने के बाद रिजेक्शंस, बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उसकी वजह से। तो जो देखा हमने कि क्या क्या देखा कि एक्सपोर्ट कब होना चाहिए, तो 1 फरवरी से 15 अप्रैल तक कर सकते हैं, फरवरी में भी, लेकिन थोड़ा वेदर के अगेंस्ट झगड़ना पड़ता है। एक टाइप कौन सा है? कंपोजिट या मिक्स पनेट, ये इसका डिमांड बढ़ रहा है। तो इसके आगे आपको क्या करना है? अगर आप कोई कलर्ड वैरायटी लगा सकते हो, जैसे कि क्रिम्सन सीडलेस है या इवन शरद सीडलेस। शरद भी अगर क्रॉप लोड अच्छा रखा और बेरी लोड अच्छा रखा, बेरी रेगुलेशन अच्छा किया, बंचेस मिड साइज बनाए, तो बहुत बढ़िया चल जाती है वैरायटी है, कंपोजिट के लिए या प्लेन के लिए भी। और बहुत थोड़ा वॉल्यूम जा रहा है पाउचेस में या बल्क पैकिंग के लिए। सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिड्यूज हम काफी मात्रा में इसमें सफल हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी एक ध्यान में रखना चाहिए कि एमआरएल, बहुत सारे अभी सुपरमार्केट स्पेशली जर्मनी के है और अभी यूके के भी है, कि वो बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ एमआरएल कंप्लाइंट नहीं चाहिए, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट अलग है। वो बोलते हैं कि सिर्फ 5 ही डिटेक्शन चाहिए, फिर हर एक डिटेक्शन 33% जो लिमिट है उससे कम होने चाहिए, और टोटल एमआरएल का जो है वो 80% से कम होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए प्रेफरेंस ज़्यादा है, सेल अच्छा हो जाता है, रेट अच्छा मिलता है कि नहीं ये बाद में आता है, लेकिन डिमांड उसके लिए ज़्यादा है। क्वालिटी पैरामीटर में 16 mm प्लस तो साइज होना चाहिए, शुगर्स मीडियम 15% होनी चाहिए, फ्रेश, यूनिफॉर्म लुकिंग, जूसी, क्रंची और स्वीट ग्रेप्स चाहिए। जो मिलने के बाद कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। अपना एम है कस्टमर सेटिस्फाई। जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है, ग्राहक संतुष्ट होता है, तभी बिजनेस कंक्लूड होता है, खत्म होता है। अगर तब तक बिजनेस पूरा नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, कंक्लूड नहीं होता है। तो बिजनेस अगर अच्छी नोट पे कंक्लूड करना है तो अच्छे ग्रेप्स एक्सपोर्ट होने चाहिए और सिर्फ अच्छे ही होने चाहिए। ये हम तो बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, होता है बोलते हैं लोग, लेकिन नहीं हो रहा है ये हमें मालूम है। जो भी वहां पे जाने के बाद प्रॉब्लम्स फेस करता है मेरे जैसा आदमी, कि वहां से फोन शुरू हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये क्वालिटी कंट्रोल का रिपोर्ट है। तो क्या होना चाहिए? तो एक गुड ग्रेप मूवमेंट होनी चाहिए। हम सब फार्मर्स, हम सब एजेंसीज, हम सब स्टेक होल्डर्स, हमें सोचना है कि ये कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो कोई फार्मर ये लेगा, शपथ लेगा कि मैं मेरे फार्म से लो शुगर के 15% से लो शुगर के ग्रेप्स नहीं बनाऊंगा। एक्सपोर्टर का शपथ लेगा कि वो 15 mm बेरी साइज के नीचे का और 15% शुगर के नीचे का माल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अपेडा ये कंपल्सरी कर सकता है कि ये
सब स्टैंडर्ड मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं होगा। कौन करेगा ये काम? ये काम तो सब लोगों ने करना है। हम सब भाव लेंगे कि नहीं हम ये करेंगे तभी हो सकता है। ये मूवमेंट शुरू होनी चाहिए। ये अपेडानी सिर्फ करके आरएमपी जैसा गुड ग्रेप एक्सपोर्ट का प्लान करके नहीं होगा। स्टेक होल्डर हर एक को इसमें ध्यान देना पड़ेगा और ये मूवमेंट जैसा बनना चाहिए। ये जब होगा तभी तो अच्छे ग्रेप्स अपने यहाँ से जाएंगे और अच्छे पैसे आ जाएंगे, अच्छा बिजनेस हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज कितना है? बहुत है। वॉल्यूम कितना जा सकता है? बहुत जा सकता है। लेकिन वॉल्यूम अगर क्वालिटी अच्छी है तभी जा सकता है, नहीं तो नहीं जाता है। सो विश यू ऑल अ वेरी फ्रूटफुल सीजन अहेड। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। निरीक्षा? हाँ सर। सर आप स्टॉप शेयर कर सकते हैं केरकर सर? हाँ, एक सेकंड। क्वेश्चन आंसर पे जाइए। यस। हाँ जी, एक प्रश्न है संजीव जी से, विच इज द गुड वेराइटी फॉर एक्सपोर्ट? गुड वैरायटी पर अभी तो अपने यहाँ पे जो भी वैरायटीज अवेलेबल है, थॉमसन सीडलेस में बोलूँगा वही सबसे वॉल्यूम में जाने वाली और जिसका हमें ग्रोइंग टेक्निक अच्छी तरह से मालूम हो गया है, मैं बोलूँगा ऐसी वैरायटी है। क्रिम्सन सीडलेस दूसरी वैरायटी है जो कि अभी उसका डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। मैं बोलता हूँ अगर पूरे दुनिया भर का देखेंगे तो 3-4 साल पहले तक व्हाइट सीडलेस, थॉमसन नहीं बोलता हूँ, व्हाइट सीडलेस या ग्रीन सीडलेस, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी। पिछले 4 साल में 3 साल में रेड्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है और वो इसको सुपरसीड कर रहा है व्हाइट सीडलेस के वॉल्यूम को। तो रेड इसके आगे बहुत डिमांड में रहने वाली है। लेकिन अपने यहाँ पे जो भी नया फार्मर आ रहा है, जो भी कुछ करना चाहता है, तो थॉमसन सीडलेस मैं बोलूँगा अच्छी वैरायटी है। अगर लेकिन आपके पास थॉमसन सीडलेस भी है तो आप शुरू कर सकते हैं क्रिम्सन सीडलेस या नई वैरायटी जो भी आ रही है, तो वो जो भी इंपोर्ट कर रहा है उसके साथ आप कोलैबोरेशन करके नई वैरायटीज लगा सकते हो। उसमें भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही है और उसमें फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बोलूँगा थॉमसन सीडलेस और क्रिम्सन सीडलेस और शरद सीडलेस भी। और दूसरी बात है कि ये जो सोना का है, एसएसएन है और जो भी लॉन्ग बेरिड वैरायटीज है उसका वॉल्यूम यूरोप में बढ़ रहा है, रशिया में बढ़ रहा है। यूके मालूम नहीं क्या होगा। यूके अभी तक तो यूके एज सच बहुत कन्वेंशनल लोग हैं, ज्यादातर चेंज करते नहीं है वो। सर तुमचा आवाज क्लियर नहीं आला है। ओके, फिर से बोलूं? अभी आ रही है आवाज? हेलो? नहीं सर, आपकी नहीं, कुलकर्णी सर की। ओके ओके ओके। कुलकर्णी सर आपकी आवाज क्लियर आई नहीं। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर, अटेंडीज में और किसी को प्रश्न हो तो आप Q&A में डाल सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं। Just check Shashi Bhosle whether he is there. Yes sir, both are there. Bhosle sir is there and Kare sir both have joined. No, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे? भोसले सर, कारे सर, आपको नोटिफिकेशन भेजा है। सर नमस्ते सर। करे जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। प्रश्न केळरी सर। सर आता एक्सपोर्ट करायला कोणत्या व्हरायटी चांगल्या देते? त्यासाठी माणिक्यम चांगला काय थॉमसन पाहिजे? थॉमसन चांगला. जर तुम्हाला युरोपमध्ये करायचं असेल तर माणिकचमन जाऊ शकते. होय सर. एसएसएन जास्त चांगली असं बऱ्याच लोकांचं म्हणणं. शेवटी एक्सपोर्टरला काय पाहिजे हे बघायला पाहिजे. तुम्ही स्वतः जर एक्सपोर्ट करणार असेल तर तुमच्या इम्पोर्टरला काय पाहिजे आहे. बरं सर. काय होतं की आपल्याला वाटतं की आपल्याला चांगली वाटते, आपली मुलगी आपल्याला चांगली वाटते, नेहमीच आपला मुलगा आपल्याला चांगलाच वाटतो, गुणी वाटतो. पण ज्यांच्याकडे त्यांची काय इच्छा आणि अपेक्षा आहेत हे बघणं फार महत्वाचं आहे. एक सांगतो, मी माझा अनुभव सांगतो की तिथला जो कस्टमर आहे तो सहजपणे पटकन बदलत नाही गोष्टी. तो जास्त एक्सपेरिमेंटिव्ह नाहीये आणि मग तिथले सुपरमार्केट पण जास्त एक्सपेरिमेंट आपल्याकरता करत नाहीत. आपल्या देशाने म्हणून जर काही प्रयत्न, एखादी व्हरायटी पॉप्युलराइज करायचा प्रयत्न केला अपेडाच्या थ्रू किंवा एक्झिबिशन्स मधून, काही तिथे सुपरमार्केटमध्ये सेल्स हे लावून, पण असं होत नाही अजून फारसं. करायला पाहिजे, कोणी करायला पाहिजे, केव्हा होणार आहे माहिती नाहीये. पण आता जर तुम्ही म्हणाल तर थॉमसन सीडलेस ही आपल्याकडनं जाणारी व्हरायटी आपल्याकडे. ओके. आता आपल्या भागात
जमखंडी तालुक्यामध्ये थोडं साहेब आता एक्सपोर्टची थोडं एक एक दोन तीन चार फार्मर एवढंच करायला लागले ते. हा हा आता जास्त केलं तर पुढं काय अडचण होतंय का म्हणलं. नाही, तुम्ही जर क्वालिटी तुमची मेंटेन केली तर तुम्हाला कुठेही कधीही जगात अडचण येणार नाही, हे नक्की सांगतो मी तुम्हाला. म्हणजे तिकडं कॉम्पिटिशन नाही, हे पहिलं लक्षात घ्या. क्वालिटीला कॉम्पिटिशन नाही, आपल्या दुसऱ्या देशाची कॉम्पिटिशन फॉर्च्युनेटली नाहीये. आपल्या जो विंडो आहे आपल्याला अवेलेबल त्यात कॉम्पिटिशन नाही. तुम्ही जेवढं लेट कराल, अजून एक सांगतो तुम्हाला मी, व्हरायटी कुठली तर मार्केटला काय पाहिजे तर 15 मार्च तर समजा ब्लॅक सीडलेस कुठलीही जरी आली चांगल्या क्वालिटीची पण ज्याला शेल्फ लाईफ पाहिजे तर खूप डिमांड आहे. 15 मार्च नंतर हार्वेस्टिंग पाहिजे. पण आपल्याकडे अनफॉर्च्युनेटली जी व्हरायटी आहे शरद सीडलेस ही 15 मार्च नंतर पुढे कलर एवढा चांगला येत नाही त्याला, आणि चांगल्या प्रकारे पोहोचवता येत नाही. पण जर एखादी तुमच्या भागात काही असेल किंवा या भागात अमुक एक भागामध्ये ब्लॅक व्हरायटी नंतर पण चांगली येते, खूप चांगला स्कोप आहे त्याला. किंवा 15 एप्रिल नंतर अगदी व्हाईट थॉम्सन सीडलेस जरी केली तर त्याला खूप चांगला स्कोप आहे. पण एकच नेहमी लक्षात ठेवा की तुमचं प्रुनिंग केव्हा होतंय. प्रुनिंग जर नोव्हेंबर 5 पर्यंत जर असेल तर ती व्हरायटी 15 एप्रिल नंतर टिकणार नाहीये तिकडे. ओके, आपले अटेंडीज मध्ये ओके, थँक्यू सर. आपले अटेंडीज मध्ये काही लोकांना प्रश्न आहे. एक अभय म्हणून आहे. अभय जी, आपको अलाउड टू टॉक किया है. नीचे आपको माइक का बटन दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक करके आप बोल सकते हैं. अभय जी, अभय जी, अभय जी. अच्छा, दूसरा कोई अच्छा होगा ठीक है. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट है सुनील जी. इनको प्रश्न था. सुनील जी, सुनील जी, आपको अलाउ टू टॉक किया है. आप नीचे का माइक बटन दबा के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. सुनील जी. हेलो हाँ, हेलो प्रश्न विचारा. हेलो बोलिए 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 सुनील जी, आपकी आवाज आ रही है. ओके सर, नमस्कार. मी सुनील कदम म्हणून बात कराय सर. हाँ बोलिए ना. हम 3-4 वर्ष पर्यंत एक्सपोर्ट कर रहे सर. हाँ वो हमारा एरिया में क्या रहे सर, यूजुअली हम नवंबर चाटनी करता है सर, नवंबर में. ओके. वो अप्रैल पर्यंत एक्सपोर्ट भी थोड़ा आता है सर. वो माल भी नहीं टिक रहे सर हमारा एरिया में. हाँ वो टेम्परेचर ज्यादा रहता है सर हमारे एरिया में. वो अप्रैल 15 पर्यंत सर. हाँ हम हमारा बाग में वरायटी है सर, माणिक चमन SSN वरायटी आहे सर आमचं. हाँ बट फेब्रुवारी मध्ये माल यायचं काय आणि मार्च मध्ये माल आला तर चालेल काय, ते प्रश्न आहे सर आमचा. अप्रैल 15 के बाद अपने यहाँ का फ्रूट अच्छा रहता नहीं है क्योंकि उसको 140-150 दिन से भी ज्यादा दिन हो जाते हैं. हाँ सर. तो ओवर मैच्योर जब फ्रूट होता है तो हाँ उसमें शुगर का थोड़ा रिवर्सल होता है और दूसरा वो टिकता नहीं है. उसमें बेरी ड्रॉप बहुत फास्ट शुरू हो जाता है, कलर आता है, और वो अगर आता है तो मार्केट में नहीं चलता है वो. हाँ सर. यहाँ पे टेम्परेचर जब अच्छा है तभी फ्रूट लेना अच्छा है. वेदर के साथ झगड़ा करना थोड़ा हो सकता है लेकिन ज्यादा झगड़ा नहीं कर सकते. वेदर के साथ ही चलना पड़ता है. तो मैं बोलूंगा कि आप अगर प्रॉपर सीजन मतलब मार्च में और अप्रैल 10 तक अगर आपका हार्वेस्ट हो जाएगा तो अच्छा रेट एवरेज मिलेगा, लेकिन क्वालिटी भी अच्छा आएगा आपको और वॉल्यूम अच्छा कर सकते हैं. क्वालिटी मतलब अगर 10 टन आ गया तो उसमें से 6 टन अगर भी यूके का यूरोप का निकला तो बहुत अच्छे पैसे हो जाता है उसमें. क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. नहीं, क्वालिटी होता है सर. हम लास्ट ईयर 2-3 साल में पर एकड़ में 15 टन एक्सपोर्ट किया सर. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि इतना होना चाहिए. हाँ सर, 15 टन एक्सपोर्ट किया सर. हमारा कंसल्टिंग विश्वास करड़े सर आता है सर हमारा एरिया में, जमखंडी से सर, कर्नाटक से. अच्छा. हाँ. तो MJ भी एक्सपोर्ट किया सर, महिंद्रा एक्सपोर्ट वाला भी लेके गया सर हमारा माल सर. हाँ. हमारा क्या चाहिए सर, हमारा एरिया में एक्सपोर्ट वाला नहीं आता है सर उधर. नहीं, क्या होता है अगर वॉल्यूम है तो एक्सपोर्ट आएगा, छोटे वॉल्यूम के लिए एक्सपोर्ट नहीं आता. दूसरा है वहां पे उसको अच्छा पैक हाउस होना चाहिए. छोटे वॉल्यूम के लिए पैक हाउस को खुद सर अभी भी हमारा APO है ना सर, अभी हम कहिए ना सर, जमखंडी APO है ना सर. हाँ.
वो अभी अभी 3-4 साल में वो स्थापना हो गया सर। अभी वो एपीओ थ्रू कोल्ड स्टोरेज भी बन रहे सर। वो अगर बनता है तो एक्सपोर्टर आपके यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगे। आता है ना सर। वो हमारे एरिया में क्या है सर, बहुत वो टेम्परेचर भी आता है सर और क्वालिटी भी बहुत आता है सर हमारे एरिया में सर। हाँ हाँ हमारे एरिया में पर एकड़ में 20 टन काटने का भी शुगर में नहीं वो नहीं आता है सर डिफरेंस। हाँ हाँ वो हमारे एरिया में बहुत क्या है सर, बेदाने के करता है सर हमारे एरिया में सर। हाँ मालूम है। पर एकड़ 5 टन बेदाने करता है सर। हम वो हाँ 3 साल में हम खुद एक्सपोर्ट चालू किया सर। हमारा फ्रेंड को 2-3 आदमी एक्सपोर्ट कर रहे सर। हाँ हाँ वो भी एक्सपोर्ट वाला इधर नहीं आता है तब वो हमारा शेतकरी थोड़ा ऐसा चल रहा है सर। नहीं आता है, नहीं ऐसा नहीं आने को भी क्या करने का, एक्सपोर्ट माल भी ऐसा चल रहा है सर। नहीं, मुझे लगता है अगर आपका खुद का फैसिलिटी तैयार हो जाएगा और हाँ एक जगह पे उसे कम से कम एक 10-15-20 कंटेनर मिल जाता है मटेरियल आसपास के हाँ सर 25 किलोमीटर डायमीटर के एरिया में, तो डेफिनेटली आ जाएंगे वो, और क्वालिटी अच्छा है तो। सिर्फ आप तो जो वैरायटी है ऐसे हाँ से सर जो भी है वो लंबे अंगूर वाला, उसका थोड़ा लिमिटेशन ऐसा है कि वो यूके में तो जाता नहीं है, हाँ यूरोप सर और मिडिल ईस्ट में जाएगा, हाँ और सर खास में चाइना तो नहीं जाएगा ज्यादा, लेकिन बाकी जगह जा सकता है वो। सर हमारे एरिया में ये बहुत ग्रेप है सर। हमारे एरिया में 2-3 हजार एकड़ ग्रेप है सर। हाँ हाँ और टोटल भी 100 एकड़ भी नहीं एक्सपोर्ट होता है सर। हाँ हाँ वो उसका क्या करने का थोड़ा और एक बार हम इधर से एक मीटिंग ठहरता सर उधर सितंबर एंड में सर। ओके। ओके तुम्हारा भी इन्वाइट करता है सर। हमने वो फार्मर का वो थोड़ा एक मीटिंग किया तो अभी अच्छा होता है सर हमारे एरिया में हाँ, सर थोड़ा। जरूर बुलाइए, मुझे नया एरिया देखने के लिए बहुत इंटरेस्ट रहता है, डेफिनेटली आ हाँ जाऊंगा। सर। हमारा और प्रकाश अगर कोई कुलकर्णी आप सर प्रकाश कुलकर्णी सर तुम्हारा खुद नंबर भी हमारा वो व्हाट्सअप किया सर। उसका बात करो सर। वो 30 वर्ष के केलकर सर बहुत काम किया एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर। बोलिए सर 2-3 दिन वही बोलिए सर। नहीं, मैं आ जाऊंगा, डेफिनेटली आ जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा आनंद होगा। हाँ और सर तब तक अगर कोई एक्सपोर्टर जिसे ये वैरायटी चाहिए और वो एरिया में जितना वॉल्यूम होता है वो देखेंगे, और उसे भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा मैं आपको। फिर पहला पैक हाउस करो। जब तक पैक हाउस होगा नहीं होगा कोई नहीं आएगा आपके पास। नहीं नहीं करता है सर। पैकअप चालू कर रहे हैं सर। करने को तुम्हारा फोटो भी भेज देता है सर करने को। और पैक हाउस और का फोटो भेजो तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं सर आता है सर 100% करता है सर। पैकअप भी करता है सर। हाँ, और पैकॉस अच्छा हाँ होना करता है सर। चाहिए, अब इंटरनेशनल करता है स्टैंडर्ड सर। का होना चाहिए। हेलो अभी बात किया ना प्रेसिडेंट सर। हमारा एपीओ वो अशोक करे ना, एपीओ का प्रेसिडेंट है सर वो। अशोक करे पैक हाउस होगा क्या? सर या वर्षात पूर्ण करणार सर ते स्टोरेज. हाँ पैक हाउस झालं की आम्ही नक्की येणार. ठीक आहे सर तुम्हाला तुम्ही पूर्ण सर तयार झाल्यानंतर तुम्हाला बोलून घेतो सर. अशोक करे इन्व्हाइट करतो सर. सप्टेंबर मध्ये तुम्ही यायला पाहिजे सर आमच्या भागामध्ये सर. अशोक करे सर बोला सर. तुम्ही आता धन्यवाद करा. आमचा हा सतीश केळकर फार महत्वाचा माणूस आहे. इम्पोर्टर आहे, नॉट एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर. त्यामुळे तुम्ही त्यांची दोस्ती ठेवा आणि त्यांचं तुमच्या एफपीओ तर्फे धन्यवाद करा. आपण सर अजून एक शेवटचा प्रश्न घेऊया. मल्लिकार्जुन जी यांचा प्रश्न आहे. तुम्हाला अलाउ टू टॉक केलंय मल्लिकार्जुन जी. हिंदी में बात करो. हाँ जी बोलिए मल्लिकार्जुन सर. नमस्ते सर. नमस्ते. Myself Mallikarjun Sarwad calling from Bijapur. And does Manik Chaman is suitable for export? If yes, which are the country which imports Manik Chaman? मानिक चमन यूके में ऑलमोस्ट जाता नहीं है, यूरोप में जाता है, जर्मनी में जाता है, और हॉलैंड से बाकी देशों में जाता है, लेकिन लिमिटेड अभी भी वैरायटीज पॉपुलर नहीं है. मैं बोलता हूँ आपको कि वैरायटी जो नाम से जाती है वो है थॉमसन सीडलेस व्हाइट में अपने यहाँ से. सोनाका, ये जो सोनाका के वेरिएंट से अलग अलग वैरायटीज है. मार्केट डेवलप हो रहा है, मार्केट डेवलप कर रहे हैं इंपोर्टर्स और वहाँ के सुपरमार्केट्स, लेकिन कम है अभी भी. बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है तो जाती है. मैंने जो देखी है आज तक, जो आप जो वैरायटीज बोले ना, एसएसएन है, मानिक चमन है, या सोनाका है, धनाका है, लॉन्ग बेरिड वैरायटीज, वहाँ के लोगों को वो मतलब कस्टमर को जो खाने वाले लोग हैं उनको इतने सालों से थॉमसन सीडलेस देख देख के एक उसके साथ एफिनिटी बन जाती है. बहुत बिना सोचे वो पिक करते हैं. ये जो लंबे जो ग्रेप वैरायटीज है वो देख के वो थोड़ा सोचते हैं कि ये कैसी रहेगी,
तो उससे समय लगने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि शेफ लाइफ का स्टडीज होने चाहिए वहाँ पे, कौन सी वैरायटी कैसी पहुँचती है। बहुत बार मैंने सुना है कि कुछ वैरायटी अच्छी पहुँचती है, कुछ नहीं पहुँचती है। उसका प्रॉब्लम शेल्फ लाइफ में क्या आते हैं वो देखने पड़ेंगे। मैंने जो देखी जो बगीचे देखे हैं ये वैरायटीज के, बंचेस बहुत बड़े रहते हैं। मुझे Okay. लगता है कि शेल्फ लाइफ का स्टडीज बहुत अच्छा होना चाहिए उसके ऊपर, और काम करना चाहिए और भी। लेकिन फ्यूचर है, लेकिन काम करने की बहुत जरूरत है। Okay. दुबई जाते हैं भैया, वैरायटीज अच्छी जाती है क्योंकि वहाँ खाने वाले लोग भी अपने ही हैं, लेकिन वहाँ का मार्केट पता नहीं कैसे होता है, डेंजरस मार्केट दुबई का, दुबई या मिडिल ईस्ट का। Right. मालूम होना चाहिए आपको कौन है आपका। Okay. Sir, how about this one east like Japan and China for Manik Chaman? जापान तो अपने लिए ओपन नहीं है, उनके क्वालिटी और बाकी स्टैंडर्ड्स इतने हाई है कि हम सोच नहीं सकते। जापान और कोरिया हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। चाइना में जो है वो, चाइना वाले लोगों को तो बड़ा बेरीड फ्रूट चाहिए, मतलब वो बात ही करते हैं तो 20-22 mm के आगे की शुरू करते हैं। इसलिए अपने यहाँ से थॉमसन सीडलेस भी ज्यादा नहीं चाहिए उन्हें, उनको बड़े चाहिए। तो रेड ग्लोब जाती है, मतलब वहाँ जो भी वैरायटी जाती है पूरे दुनिया भर से, वहाँ पे जाती है। रेड ग्लोब जाती है या दूसरी जो बिग बेरीड वैरायटी है, इसलिए अपने यहाँ से जाती है। वहाँ पे कौन सी जाती है तो ब्लैक में जाती है। ब्लैक जो अपने मामा जंबो है या जंबो है वो जाती है, लेकिन उसके शेल्फ लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी है। शेल्फ लाइफ या क्रैकिंग काफी प्रॉब्लम आता है उसमें, स्पेशली जरा भी अगर बरसात है, जरा भी ह्यूमिडिटी का वेरिएशन हो गया तो शेल्फ लाइफ का प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। Right, sir. तो सिर्फ हमेशा आपका जो इम्पोर्टर है उसके साथ बात कीजिए कि वही आपको गाइड करेगा कौन सी वैरायटी वो सेल कर सकता है। Right, sir. Right. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Yes, sir. Ashok Kare is there. Yes, sir. He's there. Ask him to conclude. Ashok Kare Kare, ना? Kare sir. Sir, तुम्हाला sir, notification नमस्कार. पाठवलं. जरा आभार माना. थँक्यू. आभार माना आपले केळकर साहेबांचे. सर एकच तुम्ही मिनिटं आम्हाला इंटरप्ट आमची करते. सॉरी सर, एकच मिनिटं इंटरप्ट करते. कारे सर, तुम्हाला विनंती आहे, तुमचा 6 वाजताचा इव्हेंट बद्दल जरा 2 मिनिटं अनाउन्स कराल का? कारे सर. बोलतो की मॅडम. नाही, मी सांगतो स- 6 वाजता आम्ही सोमकुमार आले येणार आहेत. सर, कॅन यू प्लीज स्विच ऑन युअर व्हिडिओ सर? तुम्हाला नोटिफिकेशन पाठवलेलं आहे कुलकर्णी सर. मित्रांनो, आता हा कार्यक्रम झाल्यानंतर 6 वाजता डॉक्टर सोमकुमार जे NRC चे डायरेक्टर आहेत, ते पण या ऑक्टोबरच्या छाटणीच्या अगोदर काय करायला पाहिजे त्या विषयावरती ते बोलणार आहेत. आणि म्हणून तुम्ही जास्तीत जास्त संख्येने यावं आणि एक्सपोर्टसाठी जे तयारी करायची असेल तर आतापासून तुम्ही तयार करायला पाहिजे. त्यासाठी अंगूर निर्यात की गुणवत्ता के लिए अक्टूबर पुडिंग से पहले की तैयारी, अक्टूबर के पहले तैयारी क्या करना है उसके बारे में वो बताएंगे सोम कुमार साहब. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. ओके अच्छा, सर, ये इवेंट हिंदी में होगा राइट? हाँ, हिंदी में होगा. और मैं ये जमखंडी हॉर्टिकल्चर एफपीओ के माध्यम से, किसान संवाद के माध्यम से और मेरे तरफ से मैं बहुत धन्यवाद हूँ सतीश केळकर का, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश करके अच्छा प्रेजेंटेशन किया है ताकि सामान्य जो तुम्हारे अंगूर बागायतदार है उसको भी समझ में आएगा. आप ऐसा ही लोगों को मदद करिए केळकर जी, और हम आपके आभारी हैं. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी है.